हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो इस यहाँ की आज की क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ आप पूरा दिल लगा के, पूरी मेहनत के साथ, पूरा मन लगा के आज एक नया इम्पॉर्टेंट और एक शानदार सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। और अब मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी रियली फोकस्ड, पुट योर कंप्लीट ब्रेन्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड टीच टू। तो बेटा आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास में दो चीज़ें पढ़नी। एक हमारे ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन तीनों के बारे में बेटा अपने को पढ़ना है। प्लस इसके साथ साथ हमें पढ़ना है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब वेन्स, आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स तो हम क्लास के सेकंड वाले हाफ में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमें कहानी स्टार्ट करनी है ब्लड उसके क्लॉटिंग के साथ। तो क्लॉटिंग क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो ना बेटा, ऐसा है कि चोट लगती है, बचपन में साइकिल चलाई है, लड़ाई करी है, एक दूसरे के बाल फाड़े या कुछ ऐसी चीज़ें करी है, राइट, और खूब जम के लड़े, गिरे हैं, मार पड़ी है या कुछ भी हुआ है, और किसी भी XYZ रीज़न की वजह से हमारी बॉडी से खून निकला है। तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक बॉटल है, इस तरीके से अपने पास एक बॉटल है और बॉटल के अंदर हम इस तरीके से एक छेद कर देते हैं, तो बॉटल में जितना भरा हुआ ये पानी है, ये धीरे धीरे इससे बाहर चले जाता है। तो आपकी बॉडी भी तो एक तरीके से कंटेनर ही तो है ब्लड की। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर मैं कहीं पे ब्लड वेसल के अंदर ऐसा छेद कर देता हूँ, तो खून बाहर निकलेगा, निकलता रहेगा एंड कुछ टाइम बाद खून खत्म एंड द पर्सन इज डेड, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है कि कभी भी हमें चोट लगे या किसी भी तरीके से ब्लड लॉस हो, तो थोड़ा सा खून बह जाए तो और ना बह जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ना हमारे शरीर से लॉस हो जाए, तो हम उस वुंड को बंद करना चाहते हैं, हम उस घाव को बंद करना चाहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? और बेटा, जब आप उस घाव को बंद करते हो तो कैसे करते हो? इस प्रोसेस को हम लोग टर्म करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। Do we understand this thing? So what is coagulation? It is a phenomena in which the blood is stopped from getting wasted. अगर किसी ब्लड वेसल से ब्लड वेस्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को स्टॉप करना, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इस पूरे प्रोसेस में है क्या बेटा? अगर आप थोड़ा सा ना अपने दिमाग में फिर थोड़ा सा याद करें, तो हमने ना प्लाज्मा में प्रोटीन्स पढ़े थे। प्लाज्मा जो था ब्लड का 55% पार्ट, इसके अंदर हमने कुछ प्रोटीन्स पढ़े थे। तो सबसे पहला प्रोटीन था फिब्रिनोजन। और बेटा याद है ये वाला प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होता है? क्लॉटिंग में। तो इस प्रोटीन की कहानी अपन को यहाँ पढ़नी। इस कहानी में NCERT ने इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को समझना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ये पैराग्राफ ना एकदम ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है जैसे आपको एक पैराग्राफ। इसी तरीके से जब आप एग्जामिनेशन में बेटा लिखते हैं या खुद को जब समझाते हैं, तो अगर आपने पैराग्राफ के फॉर्म में चीज़ें लिख दी ना, तो वो दिमाग में नहीं जाती, वो जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि देखने में मुश्किल, इतनी सारी लाइन और क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग समझदार बनते हैं, क्या करते हैं, हम इन्हीं सब चीज़ों को नोट्स में लिख डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, राइट। तो देखो हमने क्या किया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, और इस क्लॉटिंग के लिए नाम दिया हुआ है, देखो क्या नाम दिया हुआ है? थ्रोम्बोसिस। क्या नाम दिया बेटा? थ्रोम्बोसिस। क्या ये वर्ड दिखा रहा है आपको? थ्रोम्बोसिस। तो मैं अगर आपको एक वर्ड कहूंगा, थ्रोम्बोसाइट, यानी थ्रोम्बो के अंदर इन्वॉल्व होने वाला सेल, यानी क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाला सेल। और बेटा इस सेल का नाम क्या था? प्लेटलेट्स, इजंट इट? तो प्लेटलेट्स है इसका नाम। तो ये देखो थ्रोम्बोसाइट, इसलिए हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि शरीर से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। ये बात समझ आती है? तो अब कंडीशन क्या हुई, आपको चोट लगी। अब आपको चोट लगी तो समझ लो तुम्हारा हाथ था या पैर था, ज़मीन पे घिस गया, किसी तरीके से कट लग गया। तो अब कट लगने से स्किन तो कट हुआ, और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थे बेटा, वो भी तो टूट गए ना। आसपास का टिश्यू टूटा, ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन हुआ, ब्लड वेसल की वॉल थी वो ब्रेकडाउन हुई। तो यानी बॉडी के अंदर का जो टिश्यू था वो डैमेज हो गया। जब टिश्यू डैमेज हुआ, तो अब टिश्यू डैमेज होने से वो आसपास का जो टिश्यू होता है ना, वो टिश्यू ऐसे फैक्टर बनाता है, और फाइनली उस फैक्टर को अपन क्या टर्म करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बड़े ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर बेटा मैं आपको पहले ये स्टार्ट करने से पहले दिखा देता हूँ। एक ये दिखा रखा है एक पोर्शन मैंने इसके बगल में बेटा ये लिखा हुआ है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। आपको ये दो वर्ड दिख रहे होंगे, राइट। ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं यूज़ करूँगा, यानी आपको रेफरेंस के लिए बताऊँगा। इसमें जो कुछ चीज़ें पढ़वाऊँगा वो भी सिर्फ लेक्चर में,
हाँ, आपको जो अपनी नीट के लिए याद रखना है बेटा वो ये याद रखना है। समझते हैं हम लोग। देखो इधर हमारे पास चोट लगी तो टिश्यू डैमेज हुआ और डैमेज टिश्यू ने क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट। अब बेटा चोट लगी थी तो जो आसपास का हमारी बॉडी का टिश्यू डैमेज हुआ तो वो तो क्लियर। अब ब्लड में जो बह रहे हैं प्लेटलेट्स, वो बहते हुए प्लेटलेट्स उस डैमेज टिश्यू के पास से होकर निकल रहे हैं। तो प्लेटलेट कहते हैं भैया यहाँ तो चोट लग गई है। अब चोट लग गई है तो हमें भी एक ऐसा कंपोनेंट बनाना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहिए जो क्लॉटिंग में प्रोसेस करेगा, जो क्लॉटिंग में मदद करेगा। यानी प्लेटलेट्स भी अपनी तरफ से क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ पा रहे हो? यानी डैमेज टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बेटा जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की चीज है, ये कन्वर्ट होती है कैल्शियम की प्रेजेंस में इन दी प्रोथ्रोम्बिनेज। किसके अंदर? प्रोथ्रोम्बिनेज। और जरा यहाँ पे ध्यान लगाओ, जब भी हम अपन एज वर्ड कहते हैं तो एज वर्ड एंजाइम के लिए यूज होता है ना। तो जो हमारा ये प्रोथ्रोम्बिनेज है वो क्या है बेटा, एंजाइम। तो कंडीशन क्या हुई, डैमेज टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, क्लियर। थ्रोम्बोप्लास्टिन को कन्वर्ट कर दिया गया कैल्शियम की प्रेजेंस में इन दी प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या यहाँ तक ये वाली बात अपने को फुल टू क्लियर है ना? पक्का क्लियर है। एंजाइम कौन सा बना बेटा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज। डन। अब ध्यान से मेरी बात देखना, इस प्रोसेस को मैं जरा थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। डिटेल में हमारे पास क्या है, हमारे पास टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू ने डैमेज होने के बाद क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तो मुझे समझ आता है। अब कैल्शियम की मदद से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में मिलने वाले बहुत सारे फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। और ब्लड में मिलने वाले फैक्टर्स, ये वाली बात नहीं समझ आई तो बेटा इसको भी समझने के लिए मैं और बैकग्राउंड में जाता हूँ और तुम्हें ये चीज दिखाता हूँ। देखो ये हैं आपके सामने इतने 1 से लेकर 13 तक ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग में बेटा इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। क्या आपको बढ़िया से यहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये वाले फैक्टर्स अगर क्लॉटिंग में मदद करते हैं तो सोचो आपके पास ब्लड के अंदर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 6 वाला फैक्टर नहीं है, कोई 6th फैक्टर नहीं है। तो टोटल मिला के 12 फैक्टर्स हैं, गिनती 13 तक है। तो 13 फैक्टर्स हमारे साथ क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, राइट। और ये कहाँ पड़े होते हैं, ब्लड में। तो जब ये प्लेटलेट नहीं, जब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, देखो ना, जब इस टिश्यू ने, डैमेज टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने 2 काम किए। फैक्टर 7 को एक्टिवेट करके फैक्टर 7A बना दिया, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके फैक्टर 10A बना दिया। ये याद करना है? नो, ये याद नहीं करना, सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। इसने 7 से 7A बनाया, 10 से 10A बनाया और 10A कन्वर्ट हो गया प्रोथ्रोम्बिनेज। तो फाइनली थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। ये डैमेज टिश्यू कर रहा था, यस। और इसके पैरेलल में क्या, ब्लड में, ब्लड वेसल में खराब होगा तो प्लेटलेट्स काम करेंगे, यस। तो यहाँ पे ब्लड ट्रॉमा, कॉन्टैक्ट विद एंडोथेलियल, इसका मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है। समझ लो सिंपल भाषा में, इतनी डिटेल नहीं पढ़ना है, ये प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है। और बेटा जब प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है तो अब मैं ये बात जानबूझ के ये बातें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझने वाली जरूरत है कि फैक्टर 12A में कन्वर्ट हुआ, जिसने 11 को 11A में कन्वर्ट किया, जिसने 9 को 9A में कन्वर्ट किया और 9A ने 10 को 10A में कन्वर्ट किया। और इन सब प्रोसेस में जो चीज़ हमारी एक्टिवली इन्वॉल्व थी, देखो कैल्शियम के अपने को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैल्शियम दिखाई दे रहा है। तो मतलब बेटा यहाँ से डिटेल्ड रिएक्शन से मुझे इधर भी देखो अपने को कैल्शियम दिखाई दे रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या समझाना और याद कराना चाह रहा हूँ कि इस पूरे क्लॉटिंग के प्रोसेस में अगर कोई मिनरल बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है तो वो होगा कैल्शियम। डन। कैल्शियम अपने को रिक्वायर्ड है तो कैल्शियम हमने मल्टीपल टाइम्स बना दिया। और फाइनली जब ये फैक्टर्स यहाँ पे कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया था। ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन ने फिर मल्टीपल रिएक्शंस किए और क्या बना दिए, प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बना दिए, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो देखो इधर भी हमारे पास टिश्यू से प्रोथ्रोम्बिनेज बना और इधर भी हमें प्लेटलेट से फाइनली प्रोथ्रोम्बिनेज बना, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या ये इज इट अ मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, यस और नो, तो क्या ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, यस। तो बेटा ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कास्केड प्रोसेस।
ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कास्केड प्रोसेस। तो व्हाट इज अ कास्केड प्रोसेस? एनी प्रोसेस दैट टेक्स मल्टीपल रिएक्शंस टू हैपन, जिसको होने के लिए मल्टीपल रिएक्शंस चाहिए, उस प्रोसेस को अपन टर्म करते हैं कास्केड प्रोसेस। बोलो बात क्लियर हुई ना? टोटली क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कास्केड प्रोसेस अपने को क्लियर। तो यहाँ तक की कहानी जिसको हम +1 में यहाँ तक इतना सा पढ़ के हम काम निपटा देते हैं, इसके पीछे बॉडी में देख रहे हो कितना कुछ हुआ। यहाँ से बेटा एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात, हमें बायो में PhD नहीं करनी है, तो जो साइड में दिखाया वो नहीं रखना। और बायो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली हमें +1 में कभी नहीं पढ़ाई जाती। इनफैक्ट NCERT में भी इतना नहीं पढ़ाया। इतना पढ़ाने का पर्पस क्या है? क्योंकि पेपर में आता है। तो हमें यहाँ पे इतना पढ़ने से कुछ बेसिक चीज़ें आइडिया लगनी चाहिए। तो सब कुछ खत्म हुआ और यहाँ बन गया प्रोथ्रोम्बिनेज, जो एक एंजाइम था। यहाँ तक हमारी बात परफेक्टली अपने को क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज, अरे यार क्या हो रहा है? ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये क्या काम कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में ऑलरेडी मिल रहा है। इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये प्रोथ्रोम्बिनेज बना कैसे बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन से। वो दो पाथवेज आपको साइड में बगल में दिखाए थे, अभी साइड में दिखाए थे ना। अब प्रोथ्रोम्बिनेज बना, इसने ब्लड में एक प्रोटीन पढ़ा था। ये प्रोटीन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। इसको किस में कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन प्रोटीन में। एक स्टेप। अब थ्रोम्बिन प्रोटीन ब्लड में फिब्रिनोजन को ढूंढेगा, जो हमने ऑलरेडी प्लाज्मा में पढ़ा था ना बेटा, फिब्रिनोजन। अब ब्लड में फिब्रिनोजन को ढूंढेगा और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। किस तरीके से? फिब्रिन में। और बेटा फिब्रिन मालूम कैसा होता है? अब इस बात को देखो, ब्लड अपने पास ब्लड वेसल इस तरीके से है और ब्लड वेसल में प्लाज्मा और ब्लड बह रहा है। अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पे एक सॉल्युबल फॉर्म में, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है ना बेटा, उस फॉर्म के अंदर क्या यहाँ पे मूव कर रहा है? यहाँ पर मूव कर रहा है फिब्रिनोजन। किसके फॉर्म में? चीनी जैसे होता है ना, जैसे चीनी ब्लड में हमारे पानी में या दूध में डिजोल्व हो जाती है, दिखती नहीं, वैसे ब्लड में फिब्रिनोजन डिजोल्व है। इट इज सॉल्युबल इन ब्लड। लेकिन जैसे ही एक्शन होता है थ्रोम्बिन का, किसका एक्शन होता है? थ्रोम्बिन का। तो ये थ्रोम्बिन के एक्शन से क्या होता है? फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन के अंदर। और बेटा जब ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है तो फिब्रिन मालूम कैसा होता है? अब सोचो कि ब्लड में ऑल ऑफ सडन फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ तो ब्लड के अंदर एक जाली बनना शुरू हो गई। क्या बनना शुरू हो गया? एक जाली, एक नेट, एक मैश लाइक नेटवर्क। यानी ब्लड में आपको इस तरीके से एक ऐसा मैश लाइक नेटवर्क मिलना शुरू हो गया। और बेटा ये मैश लाइक नेटवर्क किसने बनाया? फिब्रिन ने। क्या अपने को यहाँ तक बात क्लियर? ये फिब्रिन ने बना दिया ये मैश लाइक नेटवर्क, टोटली बात क्लियर। तो ये मैश लाइक नेटवर्क कहाँ जाके जुड़ेगा? तो सोचो ब्लड वेसल यहाँ से टूट गया था, चोट लगने में ब्लड वेसल यहाँ से टूट गया था, तो यहाँ पर जाके इस तरीके से फिब्रिन जाके जोड़ जाएगा। अब ये मैश लाइक नेटवर्क में छेद तो है, तो अब कंडीशन क्या होगी? फिब्रिन जब यहाँ जाके जुड़ेगा तो ब्लड के RBCs इस तरीके से यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, ब्लड के WBCs इस तरीके से जाके बैठ जाएंगे, ब्लड में जो छोटे छोटे प्लेटलेट्स होंगे वो इस तरीके से जाके बैठ जाएंगे और यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को एकदम जमा देंगे। क्या आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है कि हमने मैश को पूरा का पूरा ढक दिया है, मैश में कोई भी छेद नहीं बचा, राइट? मैश में कोई भी स्पेस नहीं बचा। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये मैश कंप्लीटली भरा हुआ है, और जब ये मैश कंप्लीटली इस तरीके से टोटली ऑक्यूपाइड है तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर अब अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज क्लॉट। यानी क्लॉट में अपने पास मैश यानी फाइबर आ रहा था और इसके साथ साथ इस मैश के अंदर क्या था? हमारे पास सेल्स थे। तो देखो यहाँ पर अपने को ये चीज दिखाई दे रही है, देखो ना इधर हमने कंडीशन क्या करी? हमने प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना दिया कैल्शियम की प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिनेज की मदद से। कैल्शियम यहाँ जरूरी था, समझ लिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पड़ा था पहले, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल मैश लाइक नेटवर्क फिब्रिन में कन्वर्ट किया, वो जाली बन गई। अब वो जाली के अंदर मुझे सेल को चिपकाना है तो फिब्रिन सेल्स के साथ जुड़ जाता है और अपने पास एक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्लॉट और क्लॉट एग्जैक्टली थ्रोम्बस, थ्रोम्बो वर्ड या थ्रोम्बस वर्ड बोलिए, वो क्लॉट के लिए यूज हो जाता है। तो क्या मेरी बात आपको टोटली भैया फिनिश क्लियर हुई? पक्का डन? तो यहाँ पर क्लॉट बन गया। जब बेटा यहाँ पे क्लॉट बन गया तो क्लॉटिंग का प्रोसेस फिनिश, डन। अब जरा इसमें क्वेश्चन पॉइंट्स को देखना। क्वेश्चन पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज एक्सेसिवली, कौन सा मिनरल इन्वॉल्व है, उसको अपन टर्म करेंगे कैल्शियम इज द मिनरल विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कौन सा विटामिन बेटा यहाँ यूज होता है? तो जरा ये देखो, प्रोथ्रोम्बिन।
ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पड़ा था, यस, और इसके ऊपर प्रोथ्रोम्बिनेज ने काम करके इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। ये तो बात हम समझ चुके हैं। तो बेटा ये जो प्रोथ्रोम्बिन नाम की चिड़िया है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये हमारी बॉडी में बनाता है कौन? ये हमारी बॉडी में लिवर के अंदर बनता है। कहाँ पे बनता है? हमारी बॉडी में। ये एक जो प्रोटीन है जो ब्लड में है, ये लिवर में बन रहा है, और लिवर में विटामिन के की मदद से बन रहा है। कहते हैं दिस इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर बाय द हेल्प ऑफ विटामिन के। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जब हमारी पास हमारी बॉडी में विटामिन के की मदद से प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, तो सोचो अगर किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन बनेगा? नहीं। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइनली आपके पास थ्रोम्बिन बन पाएगा? नहीं। अगर थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फाइनली फिब्रिन नहीं बन पाएगा, फाइनली क्लॉट नहीं बन पाएगा। तो शरीर में अगर कमी होगी विटामिन के की, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें क्लॉटिंग का डिसऑर्डर हो सकता है। क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई बेटा? यस। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज, बेटा ये मल्टी जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती। इसको एनसीईआरटी एक वर्ड दे दे, थ्रोम्बोकाइनेज। तो एनसीईआरटी बोलती है कि थ्रोम्बोकाइनेज प्रोड्यूस हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं इनका डिटेल लिख दे रहा हूँ तो पेपर में डिटेल पे क्वेश्चन आ जाए, कर सकते हो। अगर शॉर्ट पे क्वेश्चन आ जाए तब भी कर सकते हो। डन हुई मेरी बात बेटा? पक्का क्लियर है? तो यहां तक अपने को टोटल की टोटल कहानी समझ भी आ गई और क्लियर भी हो गई। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूं, जरा देखते रहें। अब क्या है कि अब आप सोचते हो कि गलती हुई और आपकी बॉडी के अंदर ना बाय चांस किसी गलती से आपकी बॉडी में क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। दैट मीन्स चोट नहीं लगी, बट कोई एनॉमली हुई, कोई दिक्कत हुई और आपकी बॉडी में क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, तो बेटा वो तो अपने को नुकसान दे सकता है ना। रैंडमली तो हमारी बॉडी में कोई भी क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाए तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक वाली बात होगी, नुकसान वाली बात होगी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट हैपन। तो हमारी बॉडी ने एक ऐसा मटीरियल बुलाया, एक ऐसा प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बना जो नॉर्मल प्रोसेस में क्लॉटिंग नहीं होने देता। यानी नेचुरली एक प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है जो क्लॉटिंग को रोकता है। तो अगर एक वर्ड बोलूं, कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है जो क्लॉटिंग रोकती है, उसको एंटीकोएगुलेंट कह सकते हैं। और हमारी बॉडी कौन सा एंटीकोएगुलेंट बना रही है? हेपारिन। तो हेपारिन है जो ये वाला है, इसको हम कहेंगे दिस इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। कैसे? नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस है। और बेटा ये क्या काम करेगा? ये एक काम करेगा, आपकी बॉडी में क्लॉटिंग को रोक डालेगा। किसको रोक डालेगा? क्लॉटिंग को स्टॉप कर देगा, रोक डालेगा। कौन? हेपारिन। अगर नेचुरली, अगर विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर विदाउट एनी चोट, विदाउट एनी वुंड आपकी बॉडी में क्लॉटिंग शुरू हो गई तो उसको रोकेगा हेपारिन। तो हेपारिन कैसे रोकता है? तो देखो, हेपारिन थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर? थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है और इसके एक्शन को रोक देता है। तो सोचो बाय चांस गलती से बॉडी में प्रोथ्रोम्बिनेज, गलती से थोड़ा सा प्रोथ्रोम्बिनेज बना, तो थोड़े से प्रोथ्रोम्बिनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन काम करने ही वाला था, तब तक इसको हेपारिन ने अपनी चेन से पकड़ के इस तरीके से चेन घुमाई और पकड़ा है थ्रोम्बिन को और अपने पास छुपा लिया कि ना तेरे को नहीं जाने देता। तो हेपारिन ने थ्रोम्बिन को रोक लिया, थ्रोम्बिन को पकड़ के थोला, मतलब मारा पकड़ के और रोक लिया। तो किसने? हेपारिन ने। समझ पा रहे हो? तो ये वाली कंडीशन कब हुई? नॉर्मल कंडीशन में। तो तुम बोलोगे सर हमारी बॉडी में हेपारिन है तो क्लॉटिंग कैसे हो जाएगी? तो मैं कहता हूं बेटा, बॉडी में अगर वुंड होता है, चोट लगती है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है। इससे थ्रोम्बिन बहुत ज्यादा बनता है, तो हेपारिन अपना काम नहीं दिखा पाता। तुम एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, एक तरफ से 100 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो बेटा 90 न्यूटन नेट इस तरफ लगी कि नहीं लगी? राइट। तो अब नेट का इफेक्ट आ जाता है। हमारी बॉडी में चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिनेज का अमाउंट बहुत ज्यादा बनता है, तो जो हेपारिन होता है वो अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन असर नहीं दिखा पाता, क्योंकि थ्रोम्बिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर चोट लगे और अगर चोट नहीं लगे तो थ्रोम्बिन कम बनेगा, थ्रोम्बिन कम बनेगा तो हेपारिन उसको आसानी से रोक देता है। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, फिब्रिनोजन इज सॉल्युबल इन ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर घुला हुआ चीनी की तरह। तो जैसे ही फिब्रिन आएगा तो ब्लड में से एक ऐसा दिखता है ना, अपने आप ही एक बन जाता है, एक मेश लाइक नेटवर्क।
बेटा अगर वो मैश ब्लड में सॉल्युबल होता तो चीनी की तरह गायब होता, लेकिन वो एक मैश लाइक है, वो एक धागे जैसा है, तो ब्लड से वो इनसॉल्युबल हो गया वो प्रोटीन जो अब ब्लड में एक धागे की तरह दिखता है, इसलिए बोला थ्रेड्स फॉर्मिंग मैश व्हिच इज इनसॉल्युबल। डन बेटा, यहां तक बात क्लियर। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट समझ लिया, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम के ऑक्सिलेट्स को, ईडीटीए को और किसी प्रोसेस को अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब को लेके एकदम ठंडा कर देते हैं, चिलिंग कर देते हैं उसकी, तो उससे भी जो अपने पास बनता है, जो उससे भी हमारे पास कैसा इफेक्ट आता है, एंटीकोएगुलेंट का। अगर आप ब्लड को बहुत ज्यादा ठंडे में रखें, बर्फ में डाल के रखें, तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करता है, समझ गए। अब हिरुडिन, हिरुडिन जो नाम की चीज है बेटा, ये भी तो एंटीकोएगुलेंट है और हमने हिरुडिनेरिया यानी लीच में पढ़ा था, तो यहां से अपने को याद रखना। तो नेचुरली मिलने वाले ये दोनों होते हैं, जिसके अंदर से बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हेपेरिन और लीच में हिरुडिन। अब नेक्स्ट, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। बेटा ये वाली बात अगर आप समझ गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ना एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। क्या कंडीशन है, आपने क्या किया बेटा, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कंडीशन क्या कर दी, यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से आपने ब्लड भर दिया। ध्यान से देखते रहना, टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से आपने ब्लड भर दिया। और याद रखना, ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं है। तो जब बेटा अपन ने इस तरीके से ब्लड भर दिया ना टेस्ट ट्यूब में, तो अब कंडीशन क्या होगी कि आप यहाँ पे प्लेटलेट्स होंगे और प्लेटलेट्स यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। तो जब आप ब्लड को इस तरीके से ओपन एयर में रख देते हैं तो क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाता है। और बेटा जब क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाता है तो अब कंडीशन क्या होती है, जरा यहाँ देखना। कंडीशन क्या होगी, क्लॉटिंग के प्रोसेस से फिब्रिन बनेगा और सारे के सारे सेल्स इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। इस सारे के सारे एरिया में पूरा का पूरा क्लॉट इस तरीके से बन जाएगा ये, और जो ऊपर बचा वाला हिस्सा होगा यहाँ पे आपको येलोइश प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर आपको कहूं कि ये था इधर पूरा का पूरा ब्लड, तो अब आपके पास क्या है, ये वाले पोर्शन में आपको मिलेगा क्लॉट और इस वाले पोर्शन में मिलेगा सीरम। क्या मिलेगा, सीरम। अब बेटा सीरम का कलर कैसा है, जो आपको येलोइश कलर का दिखाई दे रहा है, समझ आती है, स्ट्रॉ कलर्ड, येलो कलर्ड, ये सीरम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है क्लॉट, में इस पे फोकस करना चाहता हूँ। तो क्लॉट में यहाँ पर क्या है, ऑल सेल्स ऑफ ब्लड, एक तो क्लॉट के अंदर ये होंगे, प्लस ऑल फैक्टर्स, जितनी भी चीजें, प्रोटीन, अकड़म शकड़म, जितना कैल्शियम वैल्शियम जो भी चाहिए था क्लॉटिंग के लिए, ऑल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, वो अपने को कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे। रेस्ट। तो अगर मैं सीरम की बात करता हूं और बेटा क्लॉट की बात करता हूं, तो क्लॉट में सारे के सारे सेल्स मिला और क्लॉटिंग में रिक्वायर्ड होने वाले सारे के सारे फैक्टर्स मिले। तो अपने को सीरम में क्या मिला, सीरम के अंदर मिला ऑल प्रोटीन्स एक्सेप्ट क्लॉटिंग प्रोटीन्स। बस क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, बाकी सब के सब प्रोटीन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना बेटा। तो यहां पे जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, सीरम के अंदर सब प्रोटीन मिलेंगे, यानी यहां पे आपको फिब्रिनोजन नहीं मिलेगा। क्या आपको एल्ब्यूमिन मिलेगा बेटा यहाँ पर, यस। क्या आपको ग्लोबुलिन मिलेगा, क्या, यस। और बेटा ग्लोबुलिन याद करो किसमें इन्वॉल्व था, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी ग्लोबुलिन के नाम पे क्या अपने को एंटीबॉडीज मिलेंगी सीरम के अंदर। तो आप आंसर कहोगे यस, एल्ब्यूमिन मिलेगा, यस। क्या सीरम के अंदर कोई सेल मिलेगा, तो अपन कहेंगे सेल्स के नाम पे नो, क्योंकि सब के सब सेल्स तो यहाँ आ गए। तो अपने को सीरम समझ आया। तो अगर मैं ब्लड लूं और ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लस ये जो सेल्स हैं उसको निकाल लूं, तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा, सीरम कहलाएगा ना। तो देखो बेटा अब क्या कंडीशन हो रही है कि प्लाज्मा, या मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से कहना चाहिए कि आप ब्लड लो, जरा इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना। मैं प्लाज्मा कहूं चाहे ब्लड कहूं, दोनों के लिए सेम वर्ड है। प्लाज्मा से मैं सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देता हूं, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है सीरम, या इफेक्टिवली मैं बोलता हूं, इस सेंटेंस को मैं जरा ना मैं डबल करके लिखता हूं, आप देखना इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस देखना। सबसे पहले बेटा मैं ये ऊपर वाला सेंटेंस मत पढ़ो, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। इस सेंटेंस को अभी हम नीचे शिफ्ट करते हैं। मैं एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है ब्लड माइनस सेल्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। क्या ये वाला सेंटेंस समझ आ गया आपको, राइट? ब्लड में से सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर सब हटा दिया तो सीरम आया। क्लियर हुआ? यही तो अपन ने यहां पर अभी यही तो अपन ने पूरी की पूरी चीज देखी ना। इधर ये क्या हो गया भैया, इसको
हाँ ये ऐसे था, ये पूरी की पूरी चीज अपन ने देखी थी ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपने ब्लड लिया, उसमें से सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स उड़ा दिए, सीरम आ गया। अब सोचो मैं सेल्स को ब्लड में से हटा देता हूँ तो क्या बचता? प्लाज्मा। यस, तो मैं अगर ब्लड में से सेल्स माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है ना प्लाज्मा। तो अब मैं इतना पोर्शन माइनस किया तो बचा मेरे पास प्लाज्मा। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स भी तो बेटा सीरम होगा, सीधी सी बात। तो क्या आपको ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस ऊपर लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों के दोनों सेंटेंस बेटा क्लियर हो गए? तो आप चाहे बुक के अंदर क्वेश्चन अपने पास आ जाए, ब्लड माइनस सेल्स माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम, और प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। तो ये दोनों कंसेप्ट हम इफेक्टिवली शांति से एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में भन्न करके चलेगा और अब मस्त समझ आ गया। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ, हमारे पास बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, सोचो कभी कभी आपको एकदम बहुत चोट लग गई, चोट लगी, नॉर्मल कॉज की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिना चोट लगे ब्लड लॉस नहीं कर रहा हूँ। हेपारिन ने आपको तब बचाया था जब आपकी बॉडी में कोई चोट नहीं थी, हेपारिन तब आपको बचा रहा था। लेकिन सोचो अब आपके पास क्या हुआ, बहुत भारी सी चोट लग गई, जरूरत से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। तो ब्लड लॉस हुआ है, तो अब जब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड बड़ी सी चोट लगने के बाद जब वो चोट ठीक हो रही होती है ना, तो बेटा शरीर में वहां पर भी क्लॉट बन जाते हैं जहां नहीं बनने चाहिए थे। ध्यान से मेरी बात सुनो। जब मेरे पास सेल बॉडी के अंदर कोई बहुत बड़ी चोट लग गई, गोली लग गई, किसी ने पकड़ के चाकू से बहुत गहरा घाव मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो बहुत सारा टिश्यू टूट गया। तो जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, ठीक करती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर बॉडी के ब्लड वेसल्स जहां टूटे थे वहां पर तो बॉडी क्लॉट बनाती है, लेकिन गलती से बॉडी वहां पर भी क्लॉट बना देती है जहां नहीं बनाना चाहिए था। समझ पा रहे हो? तो ये कहते हैं क्लॉट्स फॉर्म विद इन द टिश्यूज वेयर दे शुड नॉट बी फॉर्म्ड। तो ऐसे केस में हमें जो वो गंदे वाले जो बिना जरूरत के जो क्लॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या है, क्लॉट जो बन गया होता है, जो ऐसा अनवांटेड क्लॉट है, उसके अंदर ब्लड में मिलने वाला एक प्रोटीन मिलता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिनोजन। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, एनसीईआरटी के पार्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि गलती से वो क्लॉट बन गया जो नहीं बनना चाहिए था, तो वो अब कंडीशन क्या हो रही है, तो वो क्लॉट जो बना है वो ब्लड में से कुछ प्रोटीन्स को अपने पास ट्रैप तो कर लेगा। तो वो जो प्रोटीन्स उस क्लॉट के अंदर ट्रैप होंगे उनमें से एक प्रोटीन होता है प्लाज्मिनोजन। अब ये जो प्लाज्मिनोजन प्रोटीन है ये एक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और प्लाज्मिनोजन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मिन में। और जब प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया तो ये जो अनवांटेड क्लॉट्स हैं उनको कर देता है डिसॉल्व। और बोलो मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो दैट मीन्स अनवांटेड क्लॉट्स अगर बॉडी में बाय चांस बन गए तो उनको डिसॉल्व करने का काम किसका होगा, प्लाज्मिन का काम होगा। और ये कंसेप्ट आपको बढ़िया से एकदम मक्खन की तरह फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आ गया। तो यहां तक बात क्लियर टोटल। फिर बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अपने पास ब्लड के बने हुए थे, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को कुछ याद करने का, खास याद करने का पर्पस बनता नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं लगेगी, तो इनको याद करने की कोई जरूरत। आगे देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। अब बेटा अगर ब्लड में कोई क्लॉटिंग की वजह कोई क्लॉटिंग ना हो रहा, एक सेकेंड बेटा, एप्लीकेशन क्रैश कर पेशेंट। देखो इधर, अगर मैं कह रहा हूं कि बॉडी में ब्लड जो है उसकी अगर मैं बात करें तो क्लॉटिंग कब नहीं होगी या क्लॉटिंग को लेके इश्यूज कब होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा था। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया कब लगता है, जब किसी चीज की कमी होती है। और थ्रोम्बोसाइटो किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, प्लेटलेट्स के लिए। तो बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्लॉटिंग का इश्यू होगा। बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, तो आपके पास क्लॉटिंग का इश्यू होगा। और हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर होता है। बेटा हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मिलता है इन मेल्स में, ये फीमेल्स में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं मिलता, मेल्स में मिलता है। और क्यों है ये डिसऑर्डर है, क्योंकि बॉडी में या तो फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9, इन दोनों में से किसी एक की कमी है। तो देखो ना, यहाँ पर आपको फैक्टर 8 के आसपास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर दिखाई दे रहा है। इधर देखो, फैक्टर 8 के पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपको, अरे यार एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इधर से। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये दिखाई दे रहा है, और फैक्टर 9 में भी आपको यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए ये अपने को दिखाई दे रहा है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसी हिसाब से जब हमारे पास फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है तो हम कहते हैं हीमोफीलिया ए।
और फैक्टर नंबर 9 की अगर किसी जीन्स की एब्सेंस की वजह से कमी होती है तो उसको कहते हैं हीमोफीलिया बी। तो ये 2 टाइप के हीमोफीलिया हैं, और ऐसे हीमोफीलिया जिसका मतलब बॉडी के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 एंड 9 ये नहीं बन रहे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वजह से बॉडी में क्लॉटिंग को लेके इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और ये यहाँ तक हमारी कहानी क्लॉटिंग को लेके टोटली फिनिश होती है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, और ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये कहानी आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। और बेटा अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अपने डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स। तो देखो बेटा यहाँ क्या है कंसेप्ट, ये कहता है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ का बना हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट्स के नाम पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास मस्कुलर हार्ट है, बिल्कुल हमारा हार्ट मसल्स का बना हुआ है, ब्लड वेसल्स हैं और सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है ये तो स्पेसिफिकली ब्लड है, बट इसके साथ साथ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड के नाम पे बेटा एक और चीज़ है, वो है लिम्फ। दूसरा ब्लड वेसल्स जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और तीसरा हार्ट। ये मस्कुलर हार्ट और सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बारे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप ब्लड पढ़ चुके हो, लिम्फ पढ़ना बाकी है, ब्लड वेसल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और मस्कुलर हार्ट यहाँ पे हम इसके मतलब 1-2 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। तो देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या। ब्लड वेसल्स बेटा यहाँ देखो ना यार कितना सिंपल है, एक सिंपल सा डायग्राम आपको बनाता हूँ। देखो दिल आज के बाद तुम ऐसा नहीं बनाओगे और तुम बोलोगे सर दिल में थोड़ा सा तीर भी लगा दो तो मजेदार आ जाए, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। अपने को हार्ट अब से बनाना है, देखना बेटा इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये हार्ट में आपको जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये ऊपर वाले एट्रियम ये ऑरिकल कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, राइट। पक्का क्लियर हुआ। अब आपके साथ यहाँ पर देखा जाता है कि हार्ट से इधर से निकला आर्टरीज, क्या निकला, आर्टरीज, ठीक। आर्टरीज बेटा इस साइड यहाँ पर कहाँ जाएंगी, टिश्यूज में जाएंगी, किधर जाएंगी, मैं एक बड़ा सा ब्लॉक बना देता हूँ, एक ऑर्गन लिख देता हूँ, यानी पूरे के पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स उनके पास जाएगी। तो कोई भी एक ऑर्गन को समझने के लिए हम देखते हैं ना कि बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हर ऑर्गन को सप्लाई कर रही है अलग अलग तरीके से। जैसे हेपाटिक आर्टरी जा रही है लिवर को, रीनल आर्टरी जा रही है किडनी को, अलग अलग आर्टरीज अलग अलग जगह जा रही है। तो बेसिकली कोई एक ऑर्गन का हिसाब लगाते हैं कि आर्टरी एक ऑर्गन में घुस गई। जैसे ही, अरे ये तो ब्लैक हो गया, आर्टरीज जैसी इस ऑर्गन के अंदर घुसती हैं तो अब कंडीशन क्या होती है, आर्टरीज बेटा इस तरीके से बटना शुरू हो जाती है इन अ स्मॉलर ब्लड वेसल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज। आर्टरीज किस में बढ़ गई, कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज ने यहाँ से ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन मैं बाहर जानबूझ के ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, यानी ऑर्गन से ऑक्सीजन लिया। इसको ऐसे और अच्छे से दिखा दो, ऑर्गन को इसने ऑक्सीजन दिया और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो इस वजह से जो अब यहाँ पे इन कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। देखो कैपिलरीज वापस मिलेंगी और यहाँ से एक चीज स्टार्ट होगी, इसको अपन टर्म करेंगे वेन। क्या टर्म करेंगे, वेन। तो ब्लड वेसल्स के नाम पे हमारे पास एक आर्टरीज हैं और एक वेन है, और बीच में ये है कैपिलरीज। क्या इतना आपको क्लियर हुआ, पक्का डन। तो इतने में तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टोटली क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर बेटा मैं समझाना क्या चाहता हूँ, तुम्हें जरा देखते रहना। मैं कैपिलरीज, आर्टरी, पहले आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में। और जब तीनों का स्ट्रक्चर देखते हो देखो हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव बना हुआ अरेंजमेंट। देखो मैंने कहा अपने पास आर्टरीज हैं, उसके बाद कैपिलरीज है, तो उसके बाद वेन्स हैं, राइट। तो जब आर्टरीज होती है वो डायरेक्ट कैपिलरीज में कन्वर्ट नहीं होती, आर्टरीज स्मॉलर चीजों में टूटती हैं, आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी कंबाइन होते हैं वेन्यूल, वो कंबाइन होकर बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं वेन्स। मगर इंपॉर्टेंट तो भैया ये तीन है, राइट। अब क्लियर। अब तुम समझो कि जो ये आर्टरी है बेटा वो एक पाइप है, प्लास्टिक की पाइप है। कैसी, प्लास्टिक की पाइप। इमेजिन करते रहना जो मैं बात बता रहा हूँ, देखो कंसेप्ट कैसे समझ आएगा। प्लास्टिक की पाइप। अब जब ये आर्टरी इलास्टिक की पाइप है तो ना इसको तुम एक मोटर के साथ जोड़ दो, एक मोटर, बड़ी पावरफुल मोटर ने ना उस मोटर ने पानी को पंप किया और पानी ना उस प्लास्टिक की पाइप में बहा। अगर प्लास्टिक की पाइप पतली है, कमजोर है, तो पानी जाएगा पट करके ना, लिफाफे जैसी होते हैं ना एकदम प्लास्टिक जैसी, पॉलिथीन जैसी अगर आपने पाइप बना दी तो फट जाएगी पाइप,
पाइप एकदम रप्चर हो जाएगी। सो जो हमारा हार्ट है वो एक मोटर की तरह है। हमारी जो आर्टरी है वो आर्टरी जानते हैं कि हार्ट इतनी जोर से ब्लड पंप कर रहा है कि अगर अगर ये आर्टरी का स्ट्रक्चर मोटा नहीं हो ना, आर्टरी का स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आर्टरी भैया फट जाएगी। इसलिए जो बेटा हमारी आर्टरीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं? थिक वॉल्ड होती है। कैसी होती है? थिक वॉल्ड। तो यहाँ हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं इन रिलेटेड टू दिस आर्टरीज। पॉइंट्स के नाम पे देखो बेटा, हम कहते हैं यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं है। वॉल्व आपको डाइजेशन में पढ़ाया था, याद करो ना बेटा। वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वन वे फ्लो को अलाउ करता है लेकिन अपोजिट फ्लो अलाउ नहीं करता है, राइट। लेकिन आर्टरीज में वॉल्व का पर्पस क्या है ये नहीं समझ आता तो एक काम करो, जरा वॉल्व ना यहाँ पर देखो, इधर आपको वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? यस। और ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? चलो बेटा देखते हैं। हमने कहा कि इधर से ये आ रही हैं, इस साइड से इधर से आ रही हैं आर्टरीज, राइट। इधर क्या है? वही हमारा फेवरेट वाला डायग्राम, ऐसे वेन्स, ये हार्ट है और ये इधर से इस तरीके से बेटा वेन्स है। अब आर्टरीज में ब्लड ऊपर से आ रहा है नीचे, यानी इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, या वो ग्रेविटी की, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे ग्रेविटी के साथ साथ जा रहा है। तो क्या मुझे बताओ, एक तो हार्ट इतनी जोर से पंप कर रहा है और दूसरा ब्लड नीचे आ रहा है, तो क्या कभी वापस ब्लड ऊपर जाने की सोच भी सकता है? नहीं ना बेटा। तो पहली बात, ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, कभी भी नीचे से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हम क्लियर सी बात कह देते हैं कि आर्टरीज में वापस ब्लड जा नहीं सकता, तो हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना जो वापस जाने से रोकेगा। अगर बात अभी भी पूरी समझ नहीं आ रही है तो बेटा ये वाला कंसेप्ट देखो। अब वेन्स जो है उसमें ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब जब आर्टरीज ने क्या किया, इस तरीके से वेन्स बनाने से पहले खूब सारी इस तरीके से कैपिलरीज बना ली, तो बेटा कैपिलरीज में बटने की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो प्रेशर होता है आर्टरीज में इतनी जोर से आ रहा था, वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बट गया और कैपिलरी से इकट्ठा होकर वापस वेन में जा रहा है। तो देखो वेन में जा रहा है और नीचे वाली बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, नीचे से लेकर उठ के हार्ट में आ रहा है। तो क्या ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है? यस। इसका मतलब अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये ब्लड वापस मुड़ के नीचे की तरफ को गिरने लग जाए? यस, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ऐसा काम ना हो कि ब्लड ऊपर जाता जाता नीचे ना गिर जाए, तो हमने यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहा वॉल्व। क्या कहा? वॉल्व। और वॉल्व बेटा ऐसा स्ट्रक्चर है जिस तरीके से मेरे आपको हाथ दिखाई दे रहा है। अब नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा है तो वॉल्व इस तरीके से खुले हैं, लेकिन जब ऊपर से देखो, अब ये वॉल्व ऐसा है, मैं आधा दिखा रहा हूँ, ब्लड ऊपर से गिरेगा तो वॉल्व ऐसे बंद हो जाएगा, लेकिन नीचे से खुलेगा तो ऐसा चल जाएगा ना। देखो ब्लड अगर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ये ऊपर की तरफ खुल गया, अगर बाई चांस वो पलट के ब्लड नीचे की तरफ गिरने लगा तो इस तरीके से आएगा और वॉल्व उसको ब्लड को नीचे जाने से रोक लेगा। तो वॉल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। और कहाँ होना चाहिए वॉल्व? वॉल्व बेटा अपने पास यहाँ पर वेन्स में होना चाहिए। क्या ये वाली बात आपको क्लियर है? तो देखो हम लोग कहते हैं कि वॉल्व आर्टरीज में नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा से प्रेशर आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वॉल्व की ज़रूरत ही नहीं। इनफैक्ट तुम्हें बोलूँ कि आप अगर हार्ट की मेन आर्टरी को देखो तो उसको एओर्टा कहते हैं। हार्ट का जो यहाँ से निकलता है ना बेटा, ये होता है एओर्टा। और अगर आपने एओर्टा को काट दिया, आप एओर्टा को कैंची से काट दो और हार्ट को पंप करने दो, हार्ट इतनी जोर से ब्लड पंप करेगा कि अगर तुमने जमीन पे रख दिया ना तो 6 फुट ऊंचाई तक ब्लड उड़ के जाएगा, इस तरीके से पंप होके जाएगा। तो प्रेशर देख रहे हो कितना ज्यादा होता है, 6 फुट, यानी इतना तेज, इतनी तेजी से, इतने स्ट्रेंथ से हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हार्ट के पास इतनी कैपेसिटी है। तो आर्टरीज जो है उनको थिक वॉल्ड होना चाहिए उतना प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए, और उनको वॉल्व्स की जरूरत नहीं है। ठीक, वॉल्व्स की जरूरत किस में थी? हमें वेन्स में थी। तो बेटा वेन्स के अंदर बैक फ्लो को रोकता है। और समझिए हमें मालूम होना चाहिए ये जो अपने पास कैपिलरीज हैं यहाँ पे वॉल्व्स नहीं है। हम अभी फोकस इस पे कर रहे हैं, आर्टरीज पे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये स्टेटमेंट सही होगा गलत? ध्यान से मेरी बात सुनो। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं। क्यों? हम यहाँ पे एक बढ़िया सा डायग्राम देखते हैं। ऐसा हुआ, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे हार्ट ने बेटा क्या काम किया, इस तरीके से ब्लड को पंप किया, इधर बॉडी के ऑर्गन्स के पास भेज दिया। अब ये जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, तो अब हार्ट क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा पंप करता है
और यहाँ पर भेज देता है लंग्स के पास। किसके पास भेज देता है? लंग्स के पास। लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड यहाँ आता है। तो आपको ब्लड का फ्लो समझ आ रहा है? अगर बेटा ब्लड का फ्लो इस तरीके से है, इस पैटर्न में अगर ब्लड का फ्लो है तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर इस वाली चीज को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। और इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे ब्लड जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से अवे जा रहा है, और आर्टरी से, आर्टरी मतलब ब्लड इज गोइंग अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। और बेटा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ब्लू कलर का यानी डीऑक्सीजनेटेड है। देखो यहाँ पे वेन है, आपके पास ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो वो जो 10th वाली हमने डेफिनेशन पढ़ी ना कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डेफिनेशन ही गलत है। तो इस डेफिनेशन पे अपने को ध्यान नहीं लगाने का है, ध्यान नहीं ज़्यादा सोचने का नहीं है। हमें सिंपल सा ये बात कहना है कि जो हमारे पास आर्टरीज होते हैं, दे टेक द ब्लड अवे, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। कहानी क्लियर हुई? ओके बेटा, आर्टरीज के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर के नाम पे बेटा 3 लेयर्स मिलती है। 3 लेयर्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर, बीच वाली ट्यूनिका ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहती है, हम सॉरी, ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया नाम दे दिया जाता है, सबसे बाहर वाली होती है। सिर्फ ऊपर वाला नाम देखना जो ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्नल है, मिडिल में मीडिया होगी और सबसे अंदर इंटरना होगी। सबसे इंटरनल क्या होगी? इंटरना। नाम देखो ना, इसका मैंने क्या रखना है? ट्यूनिका इंटरना। तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, बाहर वाली एक्सटर्ना, बीच वाली मीडिया, सबसे अंदर वाली इंटरना, ये 3 नाम याद हो गए। तो अब देखो, ये जो मीडिया बीच वाली होती है, इसके पास कनेक्टिव टिश्यू होता है और मसल्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है और मसल्स होती हैं, और ये वाली लेयर यहाँ पे बहुत मोटी है। इन द केस ऑफ आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज थिक होती है ना, आर्टरीज का थिक होने का रीजन क्या है कि जो ट्यूनिका मीडिया है, इसमें जो मसल लेयर है, स्मूथ मसल्स जो बेटा यहाँ पर है, ऐसी मसल जिसको आपसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो यहाँ पे मीडिया में जो स्मूथ मसल्स है वो बहुत ही थिक लेयर है, मोटा लेयर है, इसीलिए आर्टरीज जो होती हैं आपकी मोटी हो जाती है। आपको क्या ये 3 लेयर क्लियर हुई बेटा? जहाँ पे सीटी लिखा है, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, इसको लिख लेना। अब इंटरना के देखते हैं, तो इंटरना के एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी है, और इंटरना में सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियम। क्या लेयर है? एंडोथीलियम। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इधर बेटा आपको ये 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब इन 2 स्ट्रक्चर को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आर्टरी का है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बेटा अपने को दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर है वेन का। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखो, और मैं कहूँगा कि दोनों के स्ट्रक्चर में मोटा क्या है। तो मोटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं उसकी वॉल की थिकिंग की बात कर रहा हूँ। ध्यान से रखना, अगर मैं मोटा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है थिक वॉल, राइट? इतना बोल रहा हूँ। और बेटा अगर आप थिक वॉल देख रहे हो तो देखो, इसकी वॉल यहाँ से लेकर, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का तो आपको बेटा दिखाई देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसकी वॉल सिर्फ और सिर्फ इतनी। यानी वॉल के नाम पे इसकी वॉल है थिन और इसकी वॉल है थिक। क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई? ये है बेटा अपने पास आर्टरी और ये है अपने पास वेन, राइट? क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ पे देखना, जब मैं इधर पहुंच रहा हूं तो मुझे इस तरीके से एक आर्टरी में बाहर मिल रही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद मुझे कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिल रहा है, फिर मुझे मसल मिल रही है, फिर मुझे दोबारा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिल रहा है, ये मुझे कनेक्टिव टिश्यू का, ये मुझे एंडोथीलियम, ये एपिथेलियल सेल का लेयर मिल रहा है। ये मतलब मुझे अलग अलग लेयर्स मिल रहे हैं। कैसे दिखाऊं? देखो यहाँ पे मेरे साथ साथ देखते रहना। यहाँ पे बेटा ये आपके पास बाहर एक लेयर, ये दूसरा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, यहाँ आपके पास मसल का लेयर, फिर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर, और ये पूरा का पूरा आपके पास, ये पूरा हम मान सकते हैं पूरा एंडोथीलियम। सबसे इनसाइड वाला लेयर है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम यानी ये बना है कौन से सेल्स का? स्क्वामस सेल्स का। किसका बना है? स्क्वामस सेल्स। ये लिख लो अपने पास। एंडोथीलियम जब भी होगा, अपने नोट्स में ऐड कर लो, एंडोथीलियम जब भी होगा वो बना होगा स्क्वामस सेल्स का, और एंडोथीलियम सेल्स इसका सबसे अंदर वाली लेयर बनाता है। तो जो आपके पास सबसे इंटरनल ये वाली लेयर है जिसको अभी अभी ग्रीन सी हुई है, ये कौन से सेल्स की बनी हुई है? स्क्वामस सेल्स की। क्या आपको इस तरीके से यहाँ पे सेल्स दिखाई दे रहा है? यस बेटा। तो ये जो सेल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये, तो आप यहाँ पे इतना सारा का सारा लेयर आप देख सकते हो।
यहाँ से यहाँ इतना मोटा आपके पास आर्टरीज का थिकनेस है। जो ये वाला पार्ट है देखो यहाँ पे मसल का लेयर कितना थिक है। इस पूरी की पूरी कवरिंग में मसल मेजॉरिटी पार्ट बना रहा है। और कौन सी मसल है बेटा? ये स्मूथ मसल है, राइट। आर्टरीज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये इधर ये कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है ना। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो फाइबर्स मिल सकते हैं, ध्यान रखना, कुछ थोड़ा सा कोलेजन और बहुत ज़्यादा इलास्टिक। बहुत ज़्यादा कौन सा फाइबर? इलास्टिक फाइबर, थोड़ा थोड़ा कोलेजन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि दोनों में से कौन सा फाइबर है, तो आंसर आप हमेशा इलास्टिक दोगे क्योंकि इसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। क्लियर हुई बात बेटा? यहाँ तक ही आर्टरी का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। इसमें तो आर्टरी के स्ट्रक्चर में अपने को कोई डाउट ही नहीं। अब आर्टरी के स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो है वेन का। तो बेटा दूर से जरा वेन का स्ट्रक्चर देखो। क्या आपको ये बीच में लगे हुए वॉल्व दिखाई दे रहे हैं? ये बीच में ये लगे हुए जो तो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वॉल्व है। और ये इसी तरीके से ये बैक फ्लो को रोकते हैं। तो वॉल्व की तो कहानी अपने को क्लियर हो रही है, ये वॉल्व है। अब जब मैं इस वेन में देखता हूँ तो ये वाला मिडिल वाला लेयर है जो बेटा, ये मिडिल वाला जो रेड कलर में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है ट्यूनिका मीडिया जो मसल लेयर है। और बेटा अगर इस मसल लेयर की थिकनेस की बात करें, देखो यहाँ पे मसल लेयर जिसको ग्रीन सा दिखा रखा कितना पतला है, राइट। और जरा यहाँ पे बात करना, ये तो हमने किसका स्ट्रक्चर देखा? ये हमने स्ट्रक्चर देखा एक वेन का। अब ग्रीन कलर वाला ये वाला मसल लेयर देख रहे हो। और बेटा यहाँ पे जरा मसल लेयर देखना, आर्टरी में मसल लेयर कितना मोटा जो आपको अभी ग्रीन से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मसल लेयर जो अब ग्रीन से दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है, इधर आपको अब ये दूसरा ग्रीन से दिखाई दे रहा है। ये कलर चेंजेस को ध्यान से देखो, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ग्रीन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर। कौन सा मोटा है? ट्यूनिका मीडिया आर्टरी का मोटा है और वेन का पतला सा है। वेन को इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं चाहिए होती, क्यों? क्योंकि वेन को इतना प्रेशर मिल ही नहीं रहा। अगर वेन हार्ट से डायरेक्टली अटैच्ड होती तो बात अलग होती। यहाँ पर जो बॉडी की नॉर्मल वेन्स होती हैं, जो बॉडी में बॉडी से आने वाली जो ये वाली वेन्स हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको हार्ट की जो मसल है, स्मूथ मसल, पतली ही चाहिए, मोटी नहीं चाहिए। तो अपने को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई। 3 लेयर, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। कनेक्टिव टिश्यू के नाम पे आपके पास प्राइमरीली इलास्टिक टिश्यू होगा, एंडोथेलियम के नाम पे स्क्वामस वाले सेल्स होंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये सब क्लियर होता है। अब लेयर्स बेटा पैरेलली आप वेन्स में देखो, वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना मिलेगा, यस। ट्यूनिका मीडिया मिलेगा, यस। और ट्यूनिका इंटरना मिलेगा, यस। बट ट्यूनिका जो मीडिया होगा वो थिन होगा, और ये वाला कंसेप्ट हमें यहाँ से टोटल क्लियर हो जाता है। ट्यूनिका जो मीडिया है वो पतला सा लेयर है, और ये वाली किसकी बात हो रही है? ये हमारे पास किसकी बात हो रही है? वेन्स की बात। ये वाला कॉलम वेन्स के लिए था, ठीक। और इसके पैरेलल साथ ही साथ देख लो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लेयर्स, तो ये जो आर्टरी, ये जो कैपिलरी है, बीच वाला कैपिलरी था, ये देख रहे हैं ना, बीच वाला कैपिलरी था, ये वाला पूरा का पूरा। तो कैपिलरी में कोई ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं, कोई ट्यूनिका मीडिया नहीं, इंटरना के नाम पे ये दोनों चीजें मिलती हैं। बेसिकली पतला सा, बहुत ही पतला सा लेयर मिलता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली सी, और उसके बीच में एंडोथेलियम। इनफैक्ट ये इतना पतला होता है कि हम कहते हैं जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल सेल वॉल्ड होती हैं, यानी इनको बोलते हैं द वॉल ऑफ कैपिलरी। हम ऐसा बोला करते हैं, द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर सिंगल सेल्ड, एक सेल के बने हुए हैं, और वो सेल कौन सा है? स्क्वामस सेल, राइट। सिंगल सेल है, स्क्वामस सेल। इतना सिंगल सेल्ड थिक, इनकी मोटाई एक सेल के थिकनेस के बराबर है। तो क्या अपने को यहाँ तक बात क्लियर हो रही? तो देखो बेटा, यहाँ पर हम आर्टरी की बात करें तो थिक वॉल्ड, जो वेन की बात करते हैं तो थिन वॉल्ड। यहाँ पे वेन की बात कर रहे हो, सबसे पतला कौन होगा? थिनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वामस सेल्स मिलते हैं एंडोथेलियम के नाम पे। वेन्स में वॉल्व मिलते हैं, आर्टरी में नहीं मिलते, और कैपिलरीज में भी नहीं मिलते। अब वेन्स क्यों थी? यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे वेन्स नहीं, कैपिलरीज क्यों थी? ये मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कैपिलरीज क्यों थी? क्योंकि कैपिलरीज ही सारा का सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म को जो खाना आप लोगों ने खाया वो ग्लूकोज सब पेट में गया, पेट में फिर वो ब्लड में गया, तो ब्लड को उसको बॉडी के अलग अलग टिश्यूज को देना है ना। तो ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये किस तरीके से? एक्सचेंज इन कैपिलरीज की मदद से हो रहे हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं, साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्टफ,
लंग्स के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यूज के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे फूड मटेरियल्स एक्सचेंज करेगा। कवरिंग्स बेटा इसकी हमने देख ली हैं। फिर हम यहाँ पे वेन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, थिन वॉल्ड है, ये बात हमें अच्छे से क्लियर होती है। इसके अंदर वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। ये ब्लड आर्टरीज अवे लेके जाती हैं तो ये टूवर्ड्स हार्ट लेके जाती हैं, सीधी सी बात। ये इसका बेसिक फंक्शन था। तो यहाँ पे आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दिखा रखा है आर्टरीज का, कैपिलरीज का और वेन्स का, विद फोटो विद डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि कैपिलरीज में आपके पास एक सिंगल सेल थिक मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, जो एंडोथीलियम की बनी हुई है। किस चीज़ की बनी हुई है? एंडोथीलियम की बनी हुई है। यहाँ तक यहाँ वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। दूसरा वाला कंसेप्ट ये बनता है कि जो ये आर्टरीज बेटा जो होती हैं, आर्टरीज वाली जो चीज़ है, और जो आप वेन्स की बात करते हो तो यहाँ पे वॉल 3 चीज़ों की बनी है, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना। मीडिया बना हुआ है मसल का, और मसल के नाम पे स्मूथ मसल है। और जो मसल को देखें और मीडिया को देखें तो मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया जो मसल का बना हुआ है, वो आर्टरीज में मोटा है और वेन्स में वो पतला है। क्यों मोटा है? क्योंकि आर्टरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लेना है हार्ट बीट का। हार्ट जब जोर से पाइप पंप करेगा तो हमें पतली पाइप नहीं चाहिए, वो प्लास्टिक पतला नहीं, मोटा चाहिए, ताकि प्रेशर को सस्टेन कर सके। तो ये बेटा आज का पूरा लेक्चर था। इस लेक्चर में आज आपने पूरा का पूरा क्लॉटिंग के प्रोसेस को विद डिटेल समझा। दूसरे पार्ट में आपने सारा का सारा कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। तो इसके साथ बेटा आज का लेक्चर होता है फिनिश। उम्मीद है, समझता हूँ कि तुम्हें सारी की सारी बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद की बेटा कहानी हम देखेंगे कल के लेक्चर में। मीनवाइल बेटा, स्टडी हार्ड, स्टे ब्लेस्ड।